स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजों का अभी भी इंतजार है, हालांकि कुछ भी अब अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस को विश्वास है कि वो 3 सीट आराम से जीत रही है और संकेत भी यही है। आज दिन भर हालांकि सियासत चरम पर रही। बीजेपी की रणनीति पर कई सवाल उठे, क्योंकि शोभा रानी के वोट को लेकर जिस तरह के हालात बने, उस पर बीजेपी के चेहरे तिलमिलाए हुए नजर आए, गुस्से में लाल नजर आए, क्योंकि बाड़ेबंदी थी। इसके बावजूद बीजेपी अपने विधायक के मूड को भांप नहीं पाई। इधर कैलाश मीणा के वोट को लेकर भी सवाल उठे, हालांकि आयोग ने दोनों के, शोभा रानी और कैलाश मीणा के वोट को लेकर आपत्ति खारिज कर दी है। अब मतगणना जारी है, देखना होगा क्या नतीजे रहते हैं। लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो लग रहा है बीजेपी एक ही सीट जीत पा रही है, जो कि उसके नंबर्स थे और इशारा कर रहे थे। चौथी सीट पर बीजेपी समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो खाली हाथ रहने वाले हैं। अब सवाल यह है कि राज्यसभा के ये जो नतीजे आए हैं राज्यसभा चुनावों के, वो पार्टी का और प्रदेश की सियासत का क्या भविष्य तय करेंगे, और अगर करेंगे तो वो किस तरह का होगा। आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, साथ ही मनीष पारीक बीजेपी नेता हैं, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुरेश जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामनारायण जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कुल मिलाकर आज आप लोगों ने आला कमान को यह मैसेज तो दे दिया, हम एकजुट तभी हैं जब सीएम साथ हैं, सीएम अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत ही थे जिन्होंने सबको एकजुट किया। और निर्दलीयों को, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के एमएलए तो वैसे भी विश्वसनीय, कहीं कोई जाने वाला नहीं था। निर्दलीयों से वोट लेना और शोभा रानी को भी क्रॉस वोटिंग में शामिल होना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी माने या गुड गवर्नेंस माने, अंतरात्मा की आवाज सुनी या आप लोगों ने ट्राई किया था? अंतरात्मा की आवाज कैंडिडेट इतने अच्छे लगे। वहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट था, पूंजीपति, जिन्होंने कोशिश की लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में, इसलिए बीजेपी में भी इसके बारे में कितनी भ्रांतें पैदा हो गई। जैसे एक वोट उसका पूंजीपति का जो अलॉट किया था बीजेपी ने, वो चर्चा है घनश्याम जी तिवारी को देंगे, इसलिए देंगे कि ये हमारी रीति नीति वाला आदमी नहीं है जो निर्दलीय उम्मीदवार था। तो ये सब मिला करके, सारी स्थितियां मिला करके तो साफ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़ा समझदारी से, प्रेम से सबको एकजुट करने की जो कोशिश की। नहीं, लेकिन उनके तीरों का निशाना कौन था? रामनारायण जी, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा, उनके तीरों का निशाना कौन था? क्या अपने भी थे? कहीं कोई और मुंह उठाकर न खड़ा हो जाए पार्टी को लीड करने के लिए, इसलिए इस तरह से एकजुटता दिखाई गई कि मैसेज यही जाए कि सिर्फ अशोक गहलोत और कुछ नहीं। बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। वो तो पार्टी के प्रति डेडिकेटेड। आपको पता है जिस प्रकार से देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, जिससे देश के हालात है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन सब में अशोक गहलोत ही है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जो भरपूर जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दे रहे हैं। वही कह रहे हैं कि 58 साल की लीज में जयपुर जैसा एयरपोर्ट कैसे दे दिया जो प्रॉफिट में चल रहा था। तो देश की संपत्ति को डुबो रहे, तो ये उनका जो काम है। देश की मैसेज साफ है, मैसेज साफ है कि सिर्फ जादूगर, बाकी सब दिगर। रामनारायण जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा, प्लीज मेरे साथ बहस में बने रहें। मैं सुरेश जैन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर हम देश भर में देखते हैं, बीजेपी की जो इलेक्शन विनिंग मशीन कहलाती है, वो जगह जगह कांग्रेस को पानी पिला देती है, लेकिन राजस्थान में ही बार बार उस मशीनरी के पसीने छूट रहे हैं। सुरेश जैन जी। हाँ सर, वो प्रारंभिक रूप से यही सिद्ध कर रहा है कि बीजेपी की जो नेतागण हैं, जिनमें आपस में कोरिलेशन नहीं है और शायद वो उस ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि केंद्रीय मशीनरी चाहती है। और ये भी सिद्ध हो रहा है एक तरीके से कि बाजार में ये चर्चा हो जाती है कि अगर वसुंधरा राजे होती तो शायद दूसरा रुख होता, लेकिन वो अभी साइडलाइन है और वो एकता प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। ये भी एक कारण लगता है। दूसरा कारण गहलोत साहब की, तो जिसे अब जादूगरी कहा जाने लगा है, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने सबको बहुत तरीके से जो है मैनेज किया और अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हुए। और कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी ये मैसेज देने का प्रयास कर दिया है
कि राजस्थान में मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और पंजाब जैसा खेल यहाँ नहीं खेला जा सकता। और चाहे केंद्रीय नेतृत्व चाहे चाहे ना चाहे, यहाँ पे गहलोत साहब को लाना ही पड़ेगा यदि आपको सरकार बचानी है, सरकार चलानी है। लेकिन सुरेश जैन जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो शोभा रानी प्रकरण रहा और आज लगातार सुर्खियों में भी रहा ही है, क्या वो कोई मैसेज देने का एक नया आर्ट निकाला गया है जो कि आलाकमान को देने की जरूरत महसूस की गई किसी एक गुट द्वारा? ऐसा लगता तो नहीं है प्रारंभिक तौर पर। वो एक मानवीय भूल कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे कहते हैं इनोसेंट तरीके से कहा गया और उसको कांग्रेस ने एक मुद्दा बना दिया और वो बहुत लंबे समय तक हवा में तैरता रहा और अंत में कुछ हुआ नहीं, ऐसा विशेष जिसे कहना चाहिए, क्योंकि वो अपना वोट दिखा चुकी थी और वोट बीजेपी को ही दिया गया था, इसलिए कोई ऐसी बात है नहीं। लेकिन बीजेपी की टीम भी अपने आलाकमान को कोई बहुत अपने ऊपर भरोसा जताने लायक रिजल्ट देकर नहीं दिखा पाई है कि हम चमत्कार नहीं कर सकते। चमत्कार एमपी में हो सकता है, यूपी में हो सकता है, और भी जगहों पर हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टीम अभी वर्तमान में बीजेपी कमान संभाले हुए हैं, वो कोई भी प्रभावशाली मैसेज ना तो यहाँ की जनता को और ना ही केंद्र में जो बैठे हुए इनके आका हैं उनको देने में सफल हो पाए हैं। अब ये केंद्रीय नेतृत्व का विचार करना है कि 2023 से पहले वो इस संबंध में क्या एक्शन लेंगे, वो पार्टी अपने लेवल पर सोचेगी। मनीष पारीक जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का एक वादा था बहुत पहले 2014 में अच्छे दिन का, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को आप अच्छे दिन नहीं दिखा पाए, कहां कमी रह गई? ये बात तो सही है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ स्वप्निल की, जो बीजेपी के एक कैंडिडेट जीतने थे 41, उसमें सीधे सीधे मिले हैं। इट इज़ हार्ड क्रूअल नंबर गेम, इट डजंट टू डू एनीथिंग विथ। लेकिन क्या है कि जो संख्या है उसमें निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो देश के मीडिया की हस्ती है और लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ के रूप में उनको मैदान में उतारा था। उन्होंने खुद ने विश्वास दिलाया था कि वो जो निर्दलीय लोग हैं वो उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो देश की मीडिया को सक्षम स्वरूप बना के चौथा स्तंभ मीडिया का स्थापित करेंगे राज्यसभा में। तो ये वही था। अब वो जो निर्दलीय लोग हैं उनको आपने देखा किस कदर मैनेज किया गया है, तो ये तो पक्की बात है कि कम्युनिकेशन गैप है सरकार में। जब कोई चुनाव पड़ता है, वोट पड़ते हैं तो मैनेज किए जाते हैं। विधायकों में 2 तो ऐसे हैं जो आप ही के बैकग्राउंड से हैं। जी हाँ, नहीं ये सही बात है कि इसमें काम करा देंगे, चुनाव लड़ा देंगे, ये बातें होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता का जोड़ है ये, और ये जनरली नहीं, लेकिन मनीष पारीक जी, देखिए मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 2 चेहरे हैं उनको अगर ये लग रहा होता कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी उनको टिकट दे देगी तो हो सकता है वो आपके साथ चले जाते। उनको ये लग रहा होता कि अगर 1.5 साल बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है तो हो सकता है वो आपके साथ चले जाते, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकार को ही चुना, आपसे दूर रहना पसंद किया। स्वप्निल, सवाल नंबर गेम का है। मैं आपको निवेदन करूं, आपने मध्य देखिए ये बड़ी खबर आ चुकी है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी तीनों जीत चुके हैं। राज्यसभा के रण में नतीजे आ चुके हैं। राज्यसभा की 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही थी, हमारे 3 उम्मीदवार हैं, हम तीनों को जिता ले जाएंगे, कांग्रेस ये करने में सफल रही है और बीजेपी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि जद्दोजहद पूरी की थी, हालांकि कवायदें पूरी की थी कि वो नतीजे को 1 की जगह 2 तक ले जा पाए एक निर्दलीय के सहारे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब ये अगर आप इसको एक कंपटीशन के तौर पर देखेंगे तो कांग्रेस 3-1 से विपक्ष पर भारी पड़ी है। और सहयोगी दिनेश मेरे साथ फोन लाइन पर है। दिनेश, अपडेट। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर, परिणाम जो है वो घोषित और 3 जो है तीनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए हैं। जो दावे किए जा रहे थे वो सही साबित हुए कांग्रेस के, और घनश्याम तिवारी जो है भाजपा के प्रत्याशी को विजयी रहे हैं। और देखिए वोटों का मैं गणित समझा देता हूँ। वोटों का गणित जो है वो कि कांग्रेस के जो तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों को, रणदीप सुरजेवाला को 43 वोट मिले हैं, मुकुल वासनिक को 42 वोट मिले हैं और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। इधर भाजपा की अगर बात करें तो घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे उन्हें 30 वोट मिले हैं। कांग्रेस का 1 वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है वो दावे जो किए जा रहे थे वो सही साबित हुए।
जो गणित बताया जा रहा था नहीं बिल्कुल वही तो गणित इस था। गणित के हिसाब से देखें तो रणदीप सुरजेवाला, जो है मुकुल वो वासनिक और प्रमोद तिवारी के वोट मिला के हो रहे हैं 126, जो कि कांग्रेस दावा कर रही थी, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस का एक वोट खारिज हुआ है। में 3 कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जो है वो राजस्थान से नए सांसद होंगे। इसके साथ ही भाजपा से जो है वो घनश्याम तिवारी नए सांसद होंगे, ये तय हो गया है। तो ये अब राजस्थान का 2 मिनट दिनेश सुन पा रहे हैं मुझे? ये देखिए स्थिति जो है पूरी दिनेश, अभी हालांकि अंदर से जो है जो लोग निकले हैं, जो एजेंट थे, उन्होंने ये जानकारी दी है। अभी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आधिकारिक जो है वो घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये हम बता रहे हैं सबसे पहले दर्शकों को कि ये जो है वोटों का गणित रहा है। जो आज वोटिंग हुई उसमें 200 वोट डाले गए, 199 वोट जो है वो सही पाए गए हैं, वैलिड 1 वोट। मेरी आवाज शायद दिनेश तक नहीं जा रही है, लेकिन बाबूलाल लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, एक तरह से देखें तो कांग्रेस 126 का दावा कर रही थी, 126 मिले हैं, हालांकि कांग्रेस का एक वोट खारिज हुआ है, यानी अगर नहीं हुआ होता तो 127 की स्थिति बन रही थी, जबकि बीजेपी को 73 टोटल, जबकि होना 74 चाहिए था। जिस तरह के उलटफेर की आशंका जताई जा रही है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, जो दिख रहा था वही सब कुछ हुआ है। जो वोट मिले वो रणदीप सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42, प्रमोद तिवारी को 41, घनश्याम तिवारी को 43 और सुभाष चंद्र को सिर्फ 30 वोट मिले। बीजेपी के 30 वोट सरप्लस थे। माहौल देखिएगा, जश्न शुरू हो गया है। घनश्याम तिवारी के समर्थक सबसे ज्यादा यहाँ पर आए हैं, ढोल बज रहे हैं, नारे लग रहे हैं। कितने खुश हैं आप लोग? घनश्याम तिवारी जिंदाबाद। कितने खुश हैं आज आप लोग? कितने खुश हो रहे हो बताओ? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। घनश्याम जी चुनाव जीत गए हैं, बड़े मतलब उम्मीद से ज्यादा वोट उनको मिले, क्या कहेंगे आप उनके लिए? अभी तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, खुशी इतनी है, उत्साह इतना है, हमें उनको बस बधाई देना चाहते हैं। घनश्याम तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुशी शब्दों में बयान नहीं हो रही है। नहीं, लेकिन जितने खुश घनश्याम तिवारी के समर्थक है बाबूलाल, आप भी मानेंगे, मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब घनश्याम तिवारी बाहर आए थे और आप उनसे बातचीत किए थे, वो उखड़े से थे और बहुत संक्षिप्त सी बात करके आगे निकल गए थे। इतने खुश तो वो खुद भी नहीं थे जितने समर्थक हैं। पता था कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन उस वक्त वो अपनी खुशी बयां नहीं करना चाहते थे। खुशी को उन्होंने होल्ड कर लिया था। और अब जो उनके समर्थक खास तौर से सांगानेर के वो विधायक रहे हैं, तो वहां से ज्यादा लोग आए हैं। 3 बार उन्होंने वहां की नुमाइंदगी। भाई साहब कहाँ से आए हो आप? हम यहाँ किशनपुर विधानसभा जयपुर। अच्छा, कितने खुश है? तिवारी जी जीत गए, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। दिल्ली जा रहे हैं तिवारी जी, बहुत खुश होंगे। समय से हम भाई साहब के इस निर्णय के प्रति भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। और भाई साहब राजस्थान के बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले दिग्गज नेता है, उन्होंने आज तक जो काम, लेकिन दूसरी सीट नहीं आ पाई, कोई मलाल नहीं। भाई साहब दिल्ली जाकर जनता की सेवा करेंगे, हम बहुत ज्यादा खुश है। घनश्याम तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी स्वप्निल, तो आप देख सकते हैं जश्न शुरू हो गया यहाँ पर विधानसभा के बाहर। और देखिए ढोल बज रहे हैं। घनश्याम तिवारी के समर्थकों को तो बरसों से इंतजार था, क्योंकि 2013 से 18 बहुत मैं रोक रहा हूँ, रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, राजस्थान का नेतृत्व है और सभी विधायक, उनके प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको अतिरिक्त वोट मिले हैं? मुझे उतने ही वोट मिले हैं जितने पार्टी ने आवंटित किए थे। 43 मिले आपको? 43 वोट मिले जी, धन्यवाद। तो देखिए 2 सीटों पर बीजेपी कॉन्टेस्ट कर रही थी, लेकिन एक ही सीट उनके खाते में आई है। नंबर गेम उनके साथ नहीं था, उन्हें अगर किसी तरह की और उम्मीद भी थी तो वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि घनश्याम तिवारी के जो समर्थक हैं काफ़ी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। तो अब जो नेता हैं, जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बाहर आ रहे हैं। और देखिएगा
विधानसभा के बाहर चहल पहल अचानक बढ़ गई है, नतीजे आ गए हैं, तो अब नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक थे, जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे, वो टीम अब बाहर निकलती हुई इस वक्त तो जो दिख रहा था वही हुआ स्वप्निल, और जितनी भी उलटफेर की आशंकाएं जता रहे थे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो दावे जो है ना सफल नहीं। एक वोट खारिज हुआ है। देखिए रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं और इस बीच कांग्रेस के खेमे में भी जश्न का माहौल है। देखिए परसों देर शाम तक ये साफ हो चुका था कि कांग्रेस जो नंबर का दावा कर रही है 126, दरअसल उस तक पहुंच वो बना चुकी है और उसे अपने मुट्ठी में कर चुकी है, लेकिन फिर भी सियासत संभावनाओं का खेल होता है। ऐसे में आज मतदान की प्रक्रिया तक का इंतजार करना जरूरी था। आज जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ा, ये लगा कि कांग्रेस ने जो अपना 3 सीटों का जो लक्ष्य और उसको हासिल करने का दावा किया है वो पूरी तरह सही होता प्रतीत हो रहा है। और अब जब नतीजे घोषित हुए हैं, ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस के तीनों ही प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तिवाड़ी सब पे भारी, एक तिवाड़ी सब पे भारी, घनश्याम तिवाड़ी जिंदाबाद, घनश्याम तिवाड़ी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उम्मीद करते हैं तिवाड़ी जी दिल्ली जाएंगे, क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मौका दिया है भाई साहब, बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ में पार्टी के जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुरूप कार्य करेंगे। भाई साहब ने राजस्थान में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और ऐसी उम्मीद है कि इससे भी अच्छे कार्य वो दिल्ली में जाकर के राज्यसभा में करेंगे। भाई साहब ये राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान की धरती को जानने वाला व्यक्ति पहली बार राजस्थान से राज्यसभा के अंदर जा रहा है। कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट बाहर के कैंडिडेट है, लेकिन जो राजस्थान की भूमि को जानते हैं, शिक्षा मंत्री काल में बहुत अच्छा कार्य किया है, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि घनश्याम सारा ही सांगानेर रहा है या कोई और भी कहीं से है? आप लोग पूरे राजस्थान से लोग आए, पूरे राजस्थान से समर्थक है बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी के जो जीत चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान के जो लोग हैं वो उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अभी जो जीते हुए उम्मीदवार है वो बाहर आएंगे, तब उनका यहाँ पर भी स्वागत होगा। कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। फिलहाल जो विधानसभा के बाहर खासी चहल पहल आपको नजर आ रही है, सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं, पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बुलाई गई है। तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि ऐसा कोई उलटफेर नहीं हुआ जिसके चर्चा की जा रही थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बड़ी प्लानिंग के साथ, एक सोची समझी रणनीति के साथ अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा। 3 उम्मीदवार थे, तीनों ही पार्टी आलाकमान की ओर से भेजे गए थे। एक दौर ऐसा भी आया जब पार्टी के विधायकों ने विरोध दर्ज कराया कि राजस्थान में कोई ऐसा था नहीं क्या जिसको उम्मीदवार बनाया जा सकता था। लिहाजा सबको समझाया गया और सब से बराबर संवाद रखा गया और आखिर में वही हुआ जो जिसकी कल्पना सब कर रहे थे। सबको यही लग रहा था कि अशोक गहलोत सियासी जादूगर है और वो कभी भी अपनी रणनीति में फैल नहीं होते हैं। आज उन्होंने फिर एक बार अपनी जो राजनीतिक महारत, अपना रणनीतिक चातुर्य साबित कर दिया है कि इस वक्त वो अपने यानी कि रणनीतिक चातुर्य उनके द्वारा जो बिछाया गया चक्र भी होता है उसको कोई भेद नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, मैं देखिए मैं नंबर्स टोटल कर रहा था। कांग्रेस के खाते में कुल वोट 126 गए जिसका कांग्रेस दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक का वोट खारिज हुआ है। और अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो कुल 73 वोट मिले दोनों प्रत्याशियों के मिला के, जबकि उनके पास 74 जाने चाहिए थे। इसका मतलब साफ है कि एक वोट तो है जिसको बीजेपी को खोजना है या हो सकता है खोज भी चुकी है। जी ये वही वोट है जो शोभा रानी कुशवाहा का वोट है, वो उनका खारिज हुआ। 3 आरएलपी के जो विधायक थे उन्होंने सुभाष चंद्रा को वोट किया और जो बीजेपी के 71 विधायक थे उनमें से 1 वोट उनका माइनस हुआ। और इस वजह से ये जो आप टैली देख रहे हैं ये यही खेल है जो आपने नतीजों के वक्त सुना है, जो टैली आपके पास पहुंची है। यानी कि शोभा रानी कुशवाहा ने तो कह दिया है कि वो बीजेपी चाहे जो एक्शन ले, उनके मन की ये आवाज है, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट क्रॉस किया है। पार्टी के नेताओं को बाकायदा उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि उनके मन में जो आया वो उन्होंने किया, आप चाहे जो कीजिए। तो पार्टी के जो नेतृत्व है
बीजेपी का। उन्होंने उसकी शिकायत भी भेज दी है, अब हो सकता है जल्द उनका निलंबन हो जाए या जो भी हो पार्टी से। लेकिन फिलहाल उन्होंने तय कर लिया कि अगला चुनाव वो बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ेंगी। अब इसके पीछे का जो खेल है वो समझना पड़ेगा कि आखिर एक विधायक ने इतनी हिम्मत कैसे की, उसके पीछे का जो सच है वो सामने आने में वक्त लगेगा। इसका मतलब यही है कि बीजेपी में जो असंतोष के स्वर दिखाई पड़ते हैं, क्या उसमें इसकी एक झलक देखी जानी चाहिए। क्या इसके पीछे के जो मायने हैं जब निकालेंगे लोग कि आखिर शोभा रानी कुशवाहा जो 2017 में पहली बार विधायक चुनी गई उपचुनाव में, 2018 में फिर पार्टी ने उनको वोट दिया, उनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो सकती थी। इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर है, कोई राज है जो बीजेपी खोजने की कोशिश करेगी, पार्टी जांच भी करेगी। तो फिलहाल तो जश्न का माहौल है बीजेपी का। ये विधानसभा के बाहर लोग आ रहे हैं प्रदेश भर से बधाई देने के लिए। जश्न का सिलसिला चलेगा, नेताओं के आने का, बाहर आने का इंतजार हम तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने जो जादूगरी दिखाई इस पूरे चुनाव में, उसकी चर्चा लंबे समय तक होगी। कोई चूक उन्होंने नहीं करी, चाहे उनको विधायकों को उदयपुर ले जाना पड़ा हो, वहां पर यह तक बताया गया कि ज्यादा जो है मॉक पोल वो नहीं कराई गई। कल लाकर के विधायकों को बताया गया कि कैसे वोट डालने, इसके बावजूद भले एक वोट जो है वो खारिज हुआ है कांग्रेस पार्टी का, तो वो देखने वाली बात होगी कि आखिर नहीं, लेकिन स्थिति स्पष्ट हुई है किसका वोट खारिज हुआ है। फिर भी कमाल की रणनीति बनाई। ये देखिए दिनेश के पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, वो भीतर है, मैं इस वक्त बाहर हूँ, तो तमाम चीजें आपको दिनेश बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन इसकी भी पूरी पड़ताल करेंगे अशोक गहलोत की, आखिर ये कैसे हो गया, इसमें जो है किसने कलाकारी की है, किसने गड़बड़ करी है। और ऐसे गड़बड़ करने वाले को जो है वो पार्टी में हाशिए पर वो चला जाता है, आप मानिएगा, क्योंकि पार्टी व्हिप जारी करती है, सीएम खुद सामने बैठे थे। तो ये वोट किसने जो है यानी कि गलत डाला कि ये रिजेक्ट हो गया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चर्चा इसी बात की है कि कांग्रेस की रणनीति, उनके चक्रव्यूह के आगे बीजेपी एक तरह से फंस के रह गई। हालांकि उनके पास में ज्यादा कुछ था नहीं, उन्होंने यही सोचा था कि उनका एक उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत को बीजी कैसे करना है, उनको इतना व्यस्त कर दिया जाए कि प्रदेश की जनता में ये मैसेज जाए कि बीजेपी सिर्फ वॉकओवर नहीं दे रही है, वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो मैदान खाली नहीं छोड़ा बीजेपी ने, और बीजेपी के नेता इसे अपनी हार नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा तो एक उम्मीदवार था जो जीत गया, अगर उलटफेर हो जाता तो बीजेपी अपनी खुद पीठ थपथपाती और ये तक कहती कि देखिए हमारी रणनीति के आगे कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, हमारा तो समर्थित निर्दलीय भी जीत गया। अब जब निर्दलीय के खाते में कुछ आया नहीं है, जितने वोट आने थे उससे भी कम वोट अगर आए हैं, तो इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब पर भारी पड़े हैं। और जो निर्दलीय उम्मीदवार की जो हार है वो कई साल तक जो है उसके चर्चे होते रहेंगे कि आखिर राजस्थान में वो हरियाणा को क्यों नहीं दोहरा पाए। उनको और उनके मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको ये यकीन था कि शायद जो है जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने कमाल किया था, शायद ऐसा ही वो। बाबूलाल, बीजेपी के चेहरों को आला कमान को जवाब तो देना होगा, और हो सकता है वो जवाब तैयार भी कर लें, लेकिन लोगों के बीच में कम से कम एक मैसेज देने में बीजेपी सफल रही है कि कांग्रेस में अगर विरोध के स्वर उठे थे, इसका मतलब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खुदबुदा रहा है। और हालांकि उसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर सीएम अशोक गहलोत करने में पूरी तरह सफल रहे, लेकिन फिर भी अगर हम में धड़ेबाजी है तो वो भी उतने एकजुट नहीं है जितना दिखाई देते हैं। जी देखिए, सियासी मजबूरियां कह लीजिए कि किन्हीं नेताओं का राजनीतिक भविष्य जो है सेफ रखना हो, वो बात समझ लीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमाल का चुनाव लड़ा, हालांकि उनके बीच में विरोध के सूर थे, आखिर तक थे, और वो बने भी रहे। बाबूलाल, आप नजर बनाकर रखें, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं, जल्द हाजिर होता है। तो राजस्थान में राज्यसभा के रण के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस जैसा कि दावा कर रही थी, अपने दावे पर पूरी तरह खरा उतरी और 3 सीटें अपने नाम की। बीजेपी के लिए
एक तरह से आप इसे झटका भी कह सकते हैं। उन्हें एक सीट तो हासिल होनी थी, दूसरी सीट से काफी उम्मीदें वो लगाए बैठे थे, लेकिन दूसरी सीट उनके खाते में नहीं जा पाई। नंबर गेम भी उनके साथ नहीं था और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, मनीष पारीक जी बीजेपी नेता हैं, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेश जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बार फिर आप सभी का मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्वागत करता हूं। रामनारायण मीणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको अब आधिकारिक तौर पर बधाई देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं, पूरी राजस्थान की जनता को शुभकामनाएं। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे बेहद सिंपल सा है कि नंबर गेम तो आपके साथ भी नहीं था और आप भी लोगों को जोड़ने में सफल तो रहे, ये सिर्फ मैनेजमेंट है या फिर कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी विधायक हैं वो सब हमारे साथ सरकार चलाने में शामिल है, इसलिए नंबर ऑफ गेम का प्रश्न नहीं है। ये हमारे सहयोगी लोग हैं, निर्दलीय भी हैं। इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बीजेपी का कैरेक्टर, हॉर्स ट्रेडिंग हो या पैसे का खेल हो, जब से बीजेपी पावर में आई है ये चीजें जो हो रही है ये देश की जनता समझ चुकी है। राजस्थान में उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही तीसरा उम्मीदवार, इन्होंने अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस जन एकजुट थे, कांग्रेस के विधायक एकजुट थे और जो हमारे को सरकार चलाने में सहयोग कर रहे थे। एक बात बताइए, जैसे सीपीआई कहती है कि हम वोट नहीं डालेंगे, बीटीपी साल 2020 के अंत में आपसे वैसे ही समर्थन ले चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके विधायक आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो होगा। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का तो सीधा एजेंडा था, ये बात सही है, वोट नहीं डालना था, लेकिन जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का खेल बीजेपी के खेमे से शुरू हुआ, उन्होंने अपने आप ही मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने ये अपने आप ही तय कर लिया कि इससे हमें बीजेपी को पछाड़ना है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना है, और वो सरकार चलाने हमारे साथ है। वो बीजेपी से उनकी कतई वो नहीं मिलती, कांग्रेस से विचारधारा मिलती है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जैसा कहा, जिस तरह से हमारे साथ रहे, मित्रों तो साथ रहे, पारिवारिक दृष्टि से साथ रहे, ये उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। राजस्थान की जनता हम नहीं है जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का जवाब दिया। मैं हॉर्स ट्रेडिंग पर बात करना चाहता हूं। मनीष पारीक जी, सबसे पहले तो देखिए, एक सीट जीतने पर आपको बधाई, और दूसरे पर तो स्थिति आप ही ने इनवाइट की है, तो उस पर तो मैं सिर्फ ढाढ़स ही बंधवा सकता हूं या सांत्वना दे सकता हूं। लेकिन मेरा सवाल बहुत सिंपल सा मैं आपसे रखूंगा। मेरा सवाल यह है कि आपके पास नंबर नहीं थे, कांग्रेस कह रही है मेरे पास 126 थी तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं थी, आपके पास नंबर नहीं थे, तो गुंजाइश किसकी होती है? अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बन भी रही हो तो कौन करेगा नंबर्स के हिसाब से? नहीं स्वप्निल, बात यह है कि जो लोकतंत्र का चौथा बड़ा स्तंभ है मीडिया, उसका एक रेनाउंड पर्सन अगर चुनाव लड़ने को प्रस्तुत होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ मीडिया इस बात को सहमति दी और हमारे नेतृत्व ने तय किया, उनको जो वोट अलॉट हुए वो दिए। अब जो बात निर्दलीयों की थी कि अगर इतना महत्वपूर्ण था तो पहला प्रत्याशी उन्हीं को बना देते ना, घनश्याम तिवारी जी। मैंने आपको निवेदन किया कि जो निर्दलीय, ये बात सारा जो गेम है नंबर का, वो निर्दलीय विधायकों की बात थी, और अशोक गहलोत जी जैसा आप बार बार कह रहे हैं उनको ये बनाने में कामयाब हो गए कि हम तुमको कोई लाभ देंगे या जो भी सत्ता का लाभ तुम्हारे तक पहुंचेगा उस लाभ के उसमें वो उनके साथ रहे जैसा हमेशा रहते हैं। और निर्दलीयों का राजस्थान का बिल्कुल सीधा सीधा है, वो सरकार में सत्ता के साथ रहते हैं, शुरू से रहा है, उनको अपना काम कराना है या आगे चुनाव नहीं लड़ना है जो भी वो जाने, लेकिन ये पक्की बात है कि कमिटमेंट जो था भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। दूसरा प्रत्याशी उतारे थे जी, मैंने आपको कहा ये वॉक ओवर नहीं दे सकते हैं, विचारधारा की लड़ाई है। हम राम मंदिर के समर्थक हैं, वो समर्थक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो करोड़ों के भ्रष्टाचार करते थे, हम करोड़ों के योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो ये फर्क है, दुनिया को दिखाया। 100 रुपए से ज्यादा के समर्थक नहीं है, आप नजर आते हैं जी। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट था, वो उस समय का जो परसेंटेज है वो तो पहले ज्यादा था। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जो मनी डिवैल्यूएशन की रेट है वो 11.4% थी और भाजपा के टाइम पे 7% चाह रहा हूं कि आप ही की विचारधारा वाले दो लोग भी आपके साथ नहीं जुड़े, तो कुछ तो आपको भी सोचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब आप आला कमान के सामने क्या लेकर जाएंगे? ये जवाब लेकर जाएंगे? आला कमान इस तरह के जवाब एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं स्वप्निल, इट हैपेंस बेसिकली। जो नंबर गेम है, दिस इज वेरी क्रूअल नंबर गेम, इट डजंट इफेक्ट एनीथिंग विद बीजेपी को। यही करना है, अपने लोगों को वोट डलाना है, वो डाले,
इसलिए उस पर कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ लेकिन बड़ी चिंता की बात घूम फिर है के वो वहीं ये आ कि रही है। मीडिया या तो आप शुरुआत से यही स्टैंड रखते कि हम वॉकओवर नहीं देंगे इसलिए दूसरा प्रत्याशी उतार रहे हैं, वो नहीं जीतेगा। पर आपका स्टैंड क्या था? हम दूसरा प्रत्याशी उतार रहे हैं क्योंकि वहां से कुछ गड़बड़ होने वाला है, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। नहीं, कोई हमने वो नहीं उतारा है, बेसिकली हमने समर्थन दिया है। वे खुद आए हैं, हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं पहले से, उन्होंने अच्छा काम किया है। वो मीडिया की रिनाउंड पर्सनैलिटी है और वो मीडिया जो डेमोक्रेसी में महत्व रखता है उसको हमने महत्व दिया। ठीक है जी, ठीक है। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या बीजेपी से दुश्मन को कमजोर समझने की गलती हुई? सीधा सवाल। देखिए, बीजेपी से कमजोर समझने की गलती हुई या नहीं हुई, लेकिन ये तय हो गया कि राजस्थान की राजनीति का जो महामानव है अशोक गहलोत, उसने भाजपा को जोरदार ढंग से जोरदार झटका दिया है। और भाजपा को जो उन्होंने पहले कहा था कि इस चुनाव के बाद मैं भाजपा को सबक सिखाऊंगा कि हॉर्स ट्रेडिंग करना भूल जाए, उसमें वो अशोक गहलोत कामयाब रहे हैं। आज उन्होंने भाजपा को सिखा दिया। दीपचंद खेरिया ने सुबह ही बयान दिया था कि मुझे 60 करोड़ का ऑफर दिया था जब सरकार गिर रही थी। तो अब भाजपा के पास एक चीज बची है जो ले जाएंगे वो, कि साहब इतने दिन तक जब से राजस्थान बना उसके बाद राजस्थान में ऐसी कोई सरकार नहीं जो होटलों में बंद रही, लेकिन आप भी होटल में बंद रहे। सबसे बड़ी चिंता की बात है जो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि दोनों का जो गठजोड़ है वसुंधरा राजे जी के नजदीक की है शोभा रानी, और उन्होंने ये किया है और वो साफ कह रही है कि मुझे कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब जो पार्टी कहती है पार्टी विद डिसिप्लिन, पार्टी विद डिफरेंस, हम प्रशिक्षण देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, उसकी सबकी पोल खुल गई ना, उस सब का बंडाफोड़ हो गया। शोभा रानी ने साफ कह दिया जिसको जो करना है कर लीजिए। आप क्या कौन सा प्रशिक्षण दे रहे थे, कौन सा अनुशासन सिखा रहे थे? आपके नेतृत्व में कमजोरी है, इसको स्वीकार कर लीजिए। आला कमान को एक संकेत, एक मैसेज देने की कोशिश हुई, इसको बहुत बड़ा मैसेज बनाकर देने की आप कोशिश ये नहीं हुई, क्योंकि वो अकेली बहुत बड़ा मैसेज है कि आपका जो और भी समर्थक हैं। देखिए ये अशोक गहलोत जी के ऊपर आरोप लगाया कि साहब रातों को माइंस अलॉट हुई, कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन शोभा रानी वाला जो प्रकरण हुआ है उससे साफ जाहिर हो गया। जो डॉक्टर रघु शर्मा ने चुनाव के टाइम कहा था कि आप हमारी छोड़ दीजिए, इनके घर में सेंध लगी हुई है। जो हालात थे भाजपा के वो किसी से छिपे हुए नहीं है। समझना चाह रहा हूं जी, आप इस प्रकरण में जो कह रहे हैं, मैं समझना ये चाह रहा हूं सिर्फ शोभा रानी क्यों, और भी तो समर्थक हैं, तो क्या सिर्फ एक छोटा मैसेज शुरुआत में देने के लिए? देखिए, जोर का झटका धीरे से दिया गया है, इसको आप समझ लीजिए। वसुंधरा खेमे की तरफ से जोर का झटका धीरे से दिया गया है। जिस वसुंधरा राजे से आला कमान वफादारी का प्रमाण पत्र मांग रहा था, उसने साफ कर दिए अपने इरादे कि आप किसी गलत फहमी में मत रहिए, मैं कोई यहां आराम करने के लिए नहीं आई, मैं आपकी बात मानने के लिए नहीं आई, मैं कोई सन्यासिनी नहीं हूं, मैं राजनीति में आई हूं और मैं राजनीति के दंगल में पूरा दम दिखाऊंगी। वो साफ हो गया है। सिद्धि कुमारी के ऊपर भी जो बयान है वो भी उनकी नजदीकी मानी जाती है, जो सोशल मीडिया पर बीजेपी वालों ने चला है। यही डिफरेंस है राजस्थान बीजेपी और दूसरे स्टेट्स की बीजेपी में? देखिए, यही कारण है कि अशोक गहलोत को ये आज तक मात नहीं दे पाए। चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव में जमानत जब्त करा लिया आपने। आप कैसा नेतृत्व लेके बैठे हो? जबकि पिछले बार जब वसुंधरा जी का कार्यकाल था तो जितने बाई इलेक्शन हुए थे उसमें डॉक्टर रघु शर्मा जीता, डॉक्टर करण सिंह यादव जीते। तो ये साफ जाहिर करता है कि जब हवा बदलने लगती है उसके पहले बादल भी होते हैं। तो राजस्थान में तो जो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि 2023 में हम फिर बनाएंगे, कहीं ऐसा नहीं कि भाजपा जो ख्याली ख्वाब देखती रह जाए तो और फिर अशोक गहलोत आ जाए। अब पार्टियों का अगर यही हालात रहे और पार्टियों के स्ट्रक्चर का फ्यूचर क्या होगा, ये सवाल सुरेश जैन जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये जो राज्यसभा के रण के नतीजे आए हैं, कोई एक है जिसने अपने मैनेजमेंट का लोहा मनवा लिया, कोई एक है जिन्होंने अपनी सियासत का लोहा मनवा लिया। कुल मिलाकर पार्टी के स्ट्रक्चर्स में और पार्टी के फ्यूचर में आप क्या देखते हैं सुरेश जैन जी? इसमें हमको एक बात ये सोचनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने जितने भी बहुजन समाज पार्टी सदस्य हैं वो और निर्दलीय आए हैं वो, निश्चित रूप से कम उनको ये वादा तो किया होगा कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें हम आपको कांग्रेस का टिकट देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा अशोक गहलोत साहब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में अकेले गहलोत साहब के नहीं चलती है। वहाँ बहुत सारे दूसरे भी सत्ता के केंद्र हैं, 3 तो सत्ता केंद्र दिल्ली में हैं, 3 अभी ये जीत करके आ गए हैं राज्यसभा के सदस्य, ये हैं सचिन पायलट हैं और अभी दोडासरा जी बन गए और भी कई सारे सदस्य हैं। तो उसमें कई लोगों के टिकट करते हैं। और एक आपको मैं जानकारी बता दूं, 1952 के बाद आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं
कभी भी 39% से अधिक सदस्य रिपीट नहीं हुए। यानी 126 सदस्यों में से सिर्फ 50 सदस्यों के जीतने की संभावना है, और ये सब पार्टियों को पता है, कांग्रेस को भी पता है। तो टिकट इन 126 में से कटेंगे ही कटेंगे। अब जिनके टिकट कटेंगे, अगर जिनको आश्वासन दे रखा है उनके टिकट कटे, तो आगे कौन समर्थन देगा? लेवल पर तो बहुत ज्यादा उनसे गलती की गुंजाइश नहीं दिखती, लेकिन सरकार को खतरा नहीं है, कमजोर नजर आते हैं। तो इससे संगठन की मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं या संगठन वैसे ही लुंज पुंज रहेगा? संगठन तो आपको पता है कांग्रेस का जैसा है वैसा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गहलोत साहब ने व्यक्तिगत तौर पर सरकार चलाने में और सरकार को बचाने में और सरकार को आगे भी मजबूती से कायम रखने में पूर्ण सफल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज देने में सफल रहे हैं कि जो आप मेरे विरोधी को, जिसे तथाकथित रूप से वो किसी समय पता नहीं क्या क्या कहते थे, उसको किसी भी रूप में अगर चुनाव के एंड टाइम से पहले लाने की सोच रहे हैं या कोई बड़ा पद देने की सोच रहे हैं या मैच देने की सोच रहे हैं, तो उस पर आपको निश्चित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए। यहाँ तो महाबली कोई है तो मैं ही हूँ, ठीक है, और ये उन्होंने हर तरह से सिद्ध कर दिया है। ठीक है। रामनारायण मीणा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। रामनारायण मीणा जी, देखिए मैं इस उम्मीद के साथ आ रहा हूँ कि आपको रेसिंग की जो स्पोर्ट्स होता है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस में क्या होता है ना, आप इस साइड से दौड़ो या उस साइड से दौड़ो, मैदान सपाट रहता है। लेकिन हर्डल रेस में जब दौड़ते हैं ना, तो वो हर्डल रेस में बीच में रोड़े होते हैं जिनके ऊपर से कूदना होता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल उन्हें सस्पेंड किया गया है और 7 दिन की मोहलत दी गई है। 7 दिन में बताइए आपने जो किया वो क्यों किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट जो आपने दिया है, क्या कारण है? हालांकि बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा पहले ही कह चुकी हैं कि उन्होंने अपने मन की करी है, उनके जो मन में आया उन्होंने वो किया है। तो अब पार्टी के मन में आया उन पर कार्रवाई करने का, और पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो मनीष पारीक जी, एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहता हूं। कुल मिलाकर स्थिति तो यह है कि साहब आप शाम में एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मिस्टेक है कि नहीं पता करेंगे, तो मिस्टेक तो नहीं है, ये स्थिति तो क्लियर है। क्या रिएक्शन है आपका? हाँ, इससे ये तो स्पष्ट हो ही गया है, जैसा जयमिनी जी कह रहे थे, ये हो गया वो हो गया, मैसेज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक सदस्य ने अपने मन की करी है। अब ये जो जबरदस्ती एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेतृत्व की भूल है और वो जीत गए हैं और वो जादूगर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातों के लब्बो लुआब खींचे जा रहे हैं। तो हो सकता है शोभा रानी की अंतरात्मा की आवाज हो, फिर अंतरात्मा की आवाज आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? आप अंतरात्मा की आवाज से कांग्रेस से क्यों चाहते हैं? या सतीश पूनिया जी का भी, ये दोनों मिलकर 2023 का चुनाव जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन एक बात बताइए ना, अंतरात्मा की आवाज अगर निर्दलीय विधायक और कांग्रेस विधायकों की हो तो बहुत अच्छी है, बीजेपी विधायकों के ऊपर पूरे राजस्थान की जनता का दारोमदार रख के आप साबित क्या करना चाह रहे हो? दिस इज नॉट फेयर। ये जनता का इलेक्शन नहीं था। जिनको लालच है, जिनको कोई काम कराने हैं, जिनको दोबारा चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, वो पार्टी से बगावत करके चुनाव मेरी बात सुनिए, मनीष जी मर्जी आएगी जो करेंगे। मनीष जी सवाल तो ले लें मीडिया मैन का साथ देंगे, डेमोक्रेसी का साथ देंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरा सवाल ले लें, आप मेरे सवाल पर बोलिए। मैं आपको बोलने से मना नहीं कर रहा हूं, दुनिया सवाल पर बोलिए। पार्टी है, सवाल सुनिए, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज रखती है, सवाल तो सुनिए, फिर सत्ता में लौटेगी। ठीक है मनीष जी, सवाल सुनिए। सवाल मेरा ये है आपसे, अंतरात्मा की आवाज किसी निर्दलीय विधायक या कांग्रेस विधायक की हो तो बहुत बढ़िया, हमारे अपने विधायक की तो हम सस्पेंड करेंगे। जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 71 लोगों के बीच में एक की बात 71 पर नहीं मंडी जा सकती है। ठीक है, इट पार्टी इज अ कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट हैव टू डू विद अ सिंगल मेंटालिटी। ठीक है, अगर वो है तो उनको नोटिस दे दिया, सस्पेंड कर दिया, दिस इज द ओनली रेमेडी फॉर इट। लेकिन उसके ऊपर पूरी पार्टी को थोप दिया जाए कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज नॉट फेयर सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है मनीष जी। रामनारायण मीणा जी, देखिए मेरा सवाल आपसे क्या था, मैं आपसे ये बोल रहा था कि आप लोगों ने एक हर्डल रेस लड़ी है, वो भी मैराथन के सेंस में, रोड़े ही रोड़े रोड़े ही रोड़े और फिर आप मंजिल तक पहुंचे। लेकिन पलट के देखेंगे ना तो वो हर्डल अब भी मैदान में लगे हुए हैं, वो रोड़े अब भी मैदान में हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए इस दौरान भी जब हम विधायक को ट्रेनिंग मिलना चाहिए था, मॉक पोलिंग होना चाहिए था, उस दौरान भी माननीय अशोक गहलोत बीमार व्यक्तियों से आकर के मिले हैं। तो आपका भी तो एक जनता के सच्चे मसीहा के रूप में राजस्थान किसका, अब वो तो आपको पता करना है सर। चीज अलग है।
ये मानवीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन सारे के सारे विधायक एकजुट रहे हैं। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, बीजेपी में प्रजातंत्र नहीं है। पहली दफा का विधायक नहीं तो फिर इसका क्या मतलब है? जिस किसी का एक का वोट खारिज हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको हाशिए पर नहीं डाला जाएगा, उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखा जाएगा। मानवीय भूल से यदि कोई चीज होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। इनकी तरह हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं है वो, इसलिए वो जो खारिज हुआ है वो हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं है। ये साफ हो चुका है कि बीजेपी ने करप्ट प्रैक्टिसेस को आधार पर राजनीति को विरोध के स्वरूप को देने की आप लालच दे रहे थे, मेरे खेमे में आ देखिए, आपसे मनीष पारिक जी कुछ कह रहे हैं। व्हाट इज दिस? रामनारायण जी, आपसे मनीष जी कुछ कह रहे हैं। होना चाहिए, जो बुला के ला रहे हो आप लोगों को, जो आपके समर्थक नहीं थे, पहले जंगल में भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, पकड़ के ला रहे हो, ये कौन सी ट्रेडिंग है? और देश में सरकार बीजेपी की, ये भी तो ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग नहीं है। पूरा राजस्थान देख रहा है, कोई जंगल में घूम रहे हैं, उनको बुला के लाए, वो यहाँ पे आ गए, उनकी बंद कमरे में बात हो रही है, उसके बाद नहीं, इस तरीके से ये बताइए। रुकिए। देखिए, मैनेजमेंट हमने दोनों तरफ से देखा है। मनीष पारिक जी काफी हद तक आपकी बात भी सही है, रामनारायण जी भी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, आप यहां से लाए, आप वहां से लाए, लाकर तो एक ही जगह रखा, कैसे भी लाए, है ना, मोटे तौर पर। अब आप उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहिए, एलिफेंट ट्रेडिंग कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। इंटरनल हॉर्स ट्रेडिंग कह लें इसे, कहां अंतर पड़ता है? मिथिलेश जी देखिए स्वप्निल जी, अंत भला तो सब भला। हाँ? हमारे यहाँ जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, ठीक है। और आज जीता अशोक गहलोत तो वही सिकंदर है, इसमें बेमानी नहीं है। अब बात कर रहे हैं आप टिकट की कि भाई इनको टिकट का लालच दिया होगा, तो राजेंद्र गुड़ा पहले ही कह चुके हैं कि मुझे न कांग्रेस का टिकट चाहिए न बीजेपी का टिकट चाहिए, मैं फिर बसपा का टिकट ले आऊंगा और फिर जीतूंगा। तो ये टिकट वाला लालच इन निर्दलियों को नहीं चाहिए। ये जो जीते हैं इनको मजा निर्दलीय में आ रहा है, ये टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं, इनको अपना काम कराना है, इनका जातिगत समीकरण इनके साथ है। तो जो भी निर्दलीय विधायक है उनको बसपा सूट करती है। और आपको मैं फिर कह रहा हूं कि कम से कम 8 से 10 लोग फिर वहां बहन जी के पास जाएंगे, फिर वो राजेंद्र गुड़ा कह चुके हैं कि मैं फिर टिकट लाऊंगा बसपा से, फिर जीतूंगा, मुझे कांग्रेस का टिकट चाहिए नहीं कि टिकट आया तो मैं हार जाऊंगा। तो ये टिकट विकेट का लालच नहीं है उनके पास, उनका तो सीधा है कि मेरे काम करिए। जैसा गिरिराज मलिंगा ने भी कहा कि मैं केवल काम के लिए, मेरे काम होने चाहिए, जनता में क्षेत्र में विकास होगा तो मैं फिर जीतूंगा, नहीं चुनाव हार जाऊंगा। तो ये जो वोट है जो बसपा से जो आए हैं 6 लोग, इनमें लाखन मीणा तमाम जो चीज है, वाजिब अली, इनका एक ही काम है कि उनके जो काम है, अब उनमें काम क्या, कईयों के माइंस वाले काम है, कई ऐसे काम है। और अशोक गहलोत ने इस बार पहली बार ऐसा काम किया है कि जिसकी जो कमजोरी थी उनको सबको खोल के दिखाया है। पहली बार भैरव सिंह स्टाइल में काम किया है और रिजल्ट आपके सामने। तो ये अशोक गहलोत की बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, टिकट विकेट किसी को नहीं चाहिए कांग्रेस का, ये गलतफहमी निकाल दें। एक सवाल सुरेश जैन जी आपसे भी लेना चाहता हूं। सुरेश जैन जी, मुझे बताइए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है अपनों के बीच में मैसेज देना और एक होता है जनता के बीच में मैसेज देना। अब राज्यसभा के रण के नतीजे जो है उसका कोई ना कोई तो मीनिंग निकालकर या मायने निकालकर जनता के बीच ले जाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों ही धड़े अपनी अपनी बात को ले जाएंगे। लेकिन अपनों के बीच में क्या मैसेज गया? अपनों के बीच में तो मैसेज यही गया है दोनों ही तरफ कि भाई कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत वो ताकत रखते हैं कि वो किसी को भी राजी करके ला सकते हैं और मैनेज करके रख सकते हैं, और जो उनके विरोधी हैं उनको वो परास्त करने की ताकत रखते हैं। उनके विरोधी इन सबको मैनेज नहीं कर सकते। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, वहाँ ये मैसेज गया है कि जिन लोगों को भी अभी आपने इन सब कामों के लिए नियुक्त कर रखा है वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो सबको अपने साथ ला करके, निर्दलियों को भी अपने साथ ला करके काम कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि निर्दलीय हमेशा ही सत्ता के साथ रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर सत्ता के साथ नहीं रहेंगे तो उनके व्यक्तिगत काम भी नहीं होंगे, जनता के काम भी नहीं होंगे। लेकिन प्रश्न फिर वही पैदा होता है कि चाबी निर्दलियों के हाथ में जो जनता सौंप देती है वो बहुत गलत तरीके से है। या तो बहुमत आ जाए फिर निर्दलीय आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पता पड़ जाता है निर्दलीय को कि उसकी निर्दलीय की क्या हैसियत है। लेकिन पार्टी टिकट देती नहीं है, पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हो, फिर जरूरत पड़ती है तो उसी पार्टी को आप समर्थन दे देते हो और पार्टी आपको आराम से गले लगा लेती है। तो जनता बहुत आसानी सबको समझ रही है। ठीक है, पार्टी, कांग्रेस पार्टी कुछ भी समझे, बीजेपी कुछ भी समझे, लेकिन जनता समझ रही है कि दोनों एक ही तरीके के हैं। चलिए, शुक्रिया आप नहीं है। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, इस डिबेट में चर्चा करने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।